हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे रिसोर्स हम किसको बोल पाएंगे, क्या क्या कंडीशन होती हैं किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए। उसके बाद रिसोर्स को हम कैटेगराइज करेंगे, कौन कौन सी टाइप्स होती है रिसोर्स की, और उसके बाद हम इसको डेवलपमेंट के साथ जोड़ के चलेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ रिसोर्स। तो जैसे आसपास हमारे बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ को हम रिसोर्स नहीं कह सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। तो यदि हमें सिंपल सी डेफिनेशन देनी है रिसोर्स की, तो ये हो जाएगा कि जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड द रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगी उसको हम रिसोर्स कहेंगे। जैसे हम वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पानी को पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है, साथ के साथ हमें सर्वाइवल में भी वो हेल्प करेगा। सेम ऐसे ही कोई भी नोटबुक है जिसको हम लिखते हैं, लिख के देखते हैं, उसको हम यूज करते हैं। लैंड है जिसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो ये हमारी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। तो रिसोर्स हम किसको बोलेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करेगी। यदि वो हमारे किसी भी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसको रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, उसको फिर हम रिसोर्स नहीं कह पाएंगे। एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल सॉइल रिसोर्स हो जाएगा, इसमें हम खेती कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे किसी भी टाइप की फार्मिंग कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क कर पाएंगे, बिल्डिंग्स बना पाएंगे, ऑफिस, रोड, रेलवेज, हम कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो सॉइल की अपनी यूटिलिटी है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो रिसोर्स की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। एयर, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, सर्वाइवल में हमारे हेल्प करेगा, तो एयर भी एक रिसोर्स है, इसकी यूटिलिटी हो जाएगी। वाटर सर्वाइवल में हेल्प करता है, पेड़ पौधों के भी काम आता है, तो रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। सनलाइट बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो सनलाइट भी हम कहेंगे कि ये हमारा रिसोर्स हो जाएगा। किसी भी थिंग को रिसोर्स बनने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, और वो कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, यानी कि वो सारे के सारे रिसोर्स, वो जो भी रिसोर्स है उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेंगे सोलर एनर्जी का। काफ़ी टाइम तक सोलर एनर्जी का हम यूज नहीं कर पाते थे। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि हम सोलर पैनल्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, और उसकी हेल्प से हमारे घर में जहाँ जहाँ पे भी हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, हम फैन, लाइट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी चला सकते हैं। तो पीछे तक लगभग 10-15 सालों तक, यदि हम कहीं पहले तक हम सोलर एनर्जी को उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं यूज कर रहे थे, इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से, पैनल की हेल्प से एक्सेसिबल हो चुकी है। तो रिसोर्स हमेशा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, उनके लिए हमारे पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम उसका एक्सेस ले पाए, उसको यूटिलाइज कर पाएँ। सेकेंड हो जाएगा इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि कोई भी रिसोर्स है उसके लिए जो भी पैसा हमें देना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ना हो, जिसको हम आसानी से दे पाएँ। यानी कि यदि हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन भी करनी है, तो यदि करोड़ों में वो जाएगा तो हम उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास या फिर लो इनकम ग्रुप में आएगी, तो उनके पास उतना ज़्यादा जो है वो फंड नहीं होगा। तो रिसोर्स को यूटिलाइज करने में पैसा जो है, अमाउंट जो है वो फिजिबल होना चाहिए, यानी कि हर एक इंसान जो है उसको कर पाए। जैसे वाटर है, हर कोई उसको खरीद सकता है, तो उसके लिए अमाउंट जो है वो एक फिक्स होना चाहिए, यानी कि उसको मिडिल क्लास या पुअर क्लास, लो इनकम ग्रुप वाले लोग भी जो है अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, बहुत महंगा ना हो, आम लोगों के लिए वो जो उसको खरीद पाएँ।
नेक्स्ट है इसमें कल्चरली एक्सेप्टेबल। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसको कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी कल्चर में अलग टाइप के रिसोर्स होते हैं, कईयों में वो नहीं करते हैं। जैसे आमतौर पे यदि हम अपना एग्जांपल ले तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों को आमतौर पे जो पीपल वगैरह होता है उसको नहीं काटा जाता है, क्योंकि हमारा कल्चर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि पीपल को नहीं काटना चाहिए। तो हर एक कल्चर का ऐसा कुछ ना कुछ होता है, उसके साथ कोई कस्टम या ट्रेडिशंस जुड़ा हुआ होता है कि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए इस चीज़ का भी ध्यान है कि वो हमारे कस्टम के, हमारे ट्रेडिशन के, हमारे कल्चर के अगेंस्ट ना जाए, कल्चर के अकॉर्डिंग भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको एक्सेस कर पाए, इकोनॉमिकली फिजिबल, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो कि आम लोग उस चीज़ को ना खरीद पाए, और कल्चर के अगेंस्ट ना जाता हो, कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यदि कोई भी चीज़ इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम उसको रिसोर्स की कैटेगरी में रख पाएंगे, अदरवाइज हम उसको रिसोर्स नहीं कह पाएंगे। The process of transformation of things available in our environment involve an interdependent relationship between nature, technology and institutions। तो इस टाइप से हम बताएंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा इसमें 3 चीज़ों के बीच में चलेगा। हम नेचर को भी ध्यान में रख पाएंगे, टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे और हमारे कॉमन इंस्टीट्यूशंस को भी देखेंगे। यदि तीनों में से कोई एक भी चीज़ लैक करेगी, नेचर ने कोई चीज़ हमें दी है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि हमें सोलर एनर्जी दिया गया है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम उस चीज़ को नहीं यूज कर पाए। अब टेक्नोलॉजी आई है तो हम उस चीज़ को यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्स के लिए इंटरडिपेंडेंट होना, एक आपस में जो रिलेशन होगा वो इंटरडिपेंडेंस का होगा, ना कि सारे के सारे आइसोलेटेड होंगे। तो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में यदि इंटरडिपेंडेंस है तो ही रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरडिपेंडेंस होएगा हमारा फर्स्ट नेचर, सेकंड हम कहेंगे टेक्नोलॉजी के बीच में, और थर्ड हमारे इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हमारे पास वो पर्याप्त मैकेनिज्म होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, साइंटिस्ट होने चाहिए जो उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर पाए, जो अपने आइडियाज़ के द्वारा तीनों के बीच में कोरिलेशन को बिठा पाए। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। हम ह्यूमन बींग्स जो है या फिर हम एज ए ह्यूमन्स भी हम एक रिसोर्स होते हैं, तो हम नेचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। नेचर के साथ इंटरेक्शन हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं कि जैसे हम, यदि हमें सोइल दे दिया जाए तो हम उसके ऊपर जो है एग्रीकल्चर या फार्मिंग करेंगे तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से करेंगे। हम ट्रैक्टर्स या मशीन्स का यूज करेंगे, वहाँ पे हम सीड्स को फर्टिलाइज कराएंगे और उसके बाद हम जो है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन किया जाता है वो सारा का सारा ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका आउटकम आता है कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी स्पीड तेज हो जाती है। यदि टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उसकी स्पीड जो है कम होएगी। सो रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्स से पानी सिर्फ ऐसे ही पड़ा रहेगा, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाएंगे जब तक ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे। तो रिसोर्स को कौन फंक्शन करता है, कौन इनका मैक्सिमम यूज करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से हम उस चीज़ को यूज करते हैं। अदरवाइज ये गॉड गिफ्टेड ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही कोई इनको यूज नहीं करेगा, सिर्फ पड़े रहेंगे और इनका कोई यूज नहीं होगा जब तक ह्यूमन बींग्स इनके ऊपर काम करना नहीं शुरू करेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे ये हमारा कोर आयरन है, जब हमने माइनिंग करके निकाला होगा तो हमारा ये वाला निकलेगा, दिस इज़ द आयरन ओर, और यहाँ से हमने इसको चेंज करके, यहाँ से हमने इसको बिल्डिंग्स के लिए ये बनाई है हमने इससे पाइप्स, और इनको हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यदि ह्यूमन बींग्स नहीं होगा तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मॉडिफिकेशन है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जितना भी काम किया जाता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हेल्प से किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस में नए आइडियाज़, नई स्किल के साथ हम इसमें काम करते हैं, तब जाके इस मॉडिफिकेशन के साथ कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए हम इस रिसोर्स को, आयरन को यूज कर पाएंगे। रो आयरन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, हम उस चीज़ को उतना नहीं यूज कर सकते जब तक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा।
ह्यूमन बींग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। यदि हम एज ए ह्यूमन बींग देखेंगे तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि जब तक ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो किसी भी रिसोर्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ह्यूमन बींग्स अपने आइडियाज़ की हेल्प से, अपनी इन्वेंशन डिस्कवरीज की हेल्प से रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं और उनको अपने यूज के लिए और बेटर बनाते हैं। तो ह्यूमन बींग सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो जाएगा इस नेचर का। यदि ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो कोई डिस्कवरी नहीं होगा, कोई इन्वेंशन नहीं होगा और हमारी लाइफ जो है वो ईजी नहीं रहेगी। They transform material available our environment into resource and use them। जैसे एग्जाम्पल दिखाया गया है कि हम पेड़ पौधे काटते हैं, उससे हम जो है पेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का प्रॉपर रिसोर्स की फॉर्म में, ये ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। यदि वो नहीं होंगे तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं ये कि सारे के सारे हमने वहाँ से रबड़ बनाया, उस रबड़ की हेल्प से हमने पहले पेड़ पौधों से ये निकाला, उसे रबड़ बनाया हमने और उसकी हेल्प से हमने जो है शूज बनाए, चप्पल्स बनाई, रबर्स बनाए हैं और उन्हीं की हेल्प से टायर बनाए और जितने भी छोटे मोटे आइटम्स होते हैं वो सारे उसी से बनाए जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये ह्यूमन बींग्स ने ही किया। तो ह्यूमन बींग्स इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो जाएगा जो बाकी सबके ऊपर भी काम करता है, उनको फंक्शन कराता है। तो रिसोर्स की यदि हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी है तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट आर द रिसोर्स, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारी किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करती है उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं कि क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको एक्सेस कर पाए, यानी कि वो इतनी ज़्यादा डीप ना हो, इतनी ज़्यादा दूर ना हो कि हम उस तक पहुँच ही ना पाए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, हम उसके ऊपर पैसा लगाएं तो ऐसा ना हो कि वहाँ से हमें जो गेन होएगा उसके कंपैरिजन में हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, साथ के साथ वो हमारे कल्चर के अगेंस्ट ना जाए, यानी कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो रिसोर्स की डेफिनेशन यदि 1 और 2 मार्क्स में आएगी तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छा इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि आपस इन तीनों के बीच में क्या क्या इंटरडिपेंडेंस है, रिलेशन क्या है नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस में और रिसोर्स में। तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन interdependent relation between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. हम बताएंगे तीनों के बीच में interdependent का relation होता है। ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके बाद वो कुछ इंस्टीट्यूशन को बनाएंगे जो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो हम ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, फिर हम कोई ऑफिस बनाते हैं और वहाँ हम नए आइडियाज़ के साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिसोर्स को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे हम रिसोर्स कैसे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्स का ओरिजिन कैसा है इसके हिसाब से हम रिसोर्स को कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप्स में, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जो रिसोर्सेज जो हैं जिनमें लाइफ होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जो लिविंग है। और एबायोटिक का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नॉन लिविंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स हम कहेंगे 2 टाइप्स के हो जाएंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। फर्स्ट हम देखेंगे बायोटिक रिसोर्सेज।
These are obtained from the biosphere and have life such as, यानी कि ये हम बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं और इनमें लाइफ होती है, यानी कि ये लिविंग होते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए जिनमें लाइफ होती है और जो बायोस्फीयर से हम ऑब्टेन करते हैं, या फिर जिनमें लाइफ होती है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा एंड फोना है, हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे बायोटिक रिसोर्स में आ जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में फर्स्ट टाइप हमने देखा है बायोटिक रिसोर्सेज। बायो हम ध्यान रखेंगे, जैसे बायोलॉजी में भी बायो आता है, बायो का मतलब लाइफ, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ होती है। और ऐसे क्या क्या हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स हम लिविंग होते हैं, प्लांट्स हो गए, फ्लोरा एंड फोना में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फिशरीज हो जाएंगे, ये भी एनिमल्स में आ जाएंगे, लाइफ स्टॉक है, हमारे एनिमल्स हैं, ये भी हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेस पे सेकेंड टाइप एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि नॉन लिविंग। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। वो सारी की सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग से मिलके बनी होती हैं उसको हम कहेंगे एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जिनमें लाइफ नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे रॉक्स हैं, रॉक्स को हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे रेड फोर्ट है, इन्हीं से बनाया गया है, पत्थरों से। कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो रॉक्स, लेकिन इसमें लाइफ नहीं होती है, तो इनका ओरिजिन जो है वो एबायोटिक टाइप का हो जाएगा। मेटल्स हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ये भी एबायोटिक में आएंगे। नेक्स्ट हम क्लासिफाई करेंगे रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्ट का मतलब होता है ये खत्म होंगे या फिर खत्म नहीं होंगे, लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को अगेन टू टाइप्स में हम कैटेगराइज करेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फर्स्ट इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल में वर्ड आता है रिन्यू, यानी कि यदि ये खत्म हो जाएंगे तो हम इनको रिन्यू करा सकते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, फर्स्ट टाइप रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिश रिसोर्सेज। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं या फिर हम फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस की हेल्प से दोबारा से ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम फॉरेस्ट का एग्जांपल लेंगे, यदि सारे पेड़ पौधे काट दिए गए तो पॉसिबल है कि हम दोबारा से प्लांटेशन करें और दोबारा से वैसे ही हरी भरी धरती हम बना पाएँ। तो रिन्यूएबल का मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे फिजिकल मेथड से, केमिकल से या मैकेनिकल, किसी न किसी मेथड से हम इसको दोबारा से रिन्यू कर पाएंगे, दोबारा से उनको बना पाएंगे। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे सोलर एनर्जी है, वाटर हो गया, एनिमल्स हैं दोबारा से, जैसे अभी हम देखें कि टाइगर हमने बाहर से सऊदी इससे अफ्रीकन कंट्रीज से हम लेके आए हैं, हम दोबारा से उनको रिन्यू करना जा रहे हैं। तो जितने भी एनिमल्स इसमें हो जाएंगे, फ्लोरा फोना है, ये सारे के सारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे नेक्स्ट जो है इनको हम फिर से डिवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूस एंड फ्लो। कुछ ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूस हैं और लगातार फ्लो करते रहेंगे, जैसे हम कहें विंड है या वाटर है, इनका प्रोसेस चलता ही रहता है, ये लगातार कॉन्टिन्यूस होंगे। और कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हो गए कि हम टाइगर को अब बाहर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लेके आए हैं, रिप्रोडक्शन कराएंगे, और क्योंकि ये बायोलॉजिकल है तो हमें किसी न किसी मेथड की इनके लिए ज़रूरत पड़ेगी, जबकि विंड और सोलर एनर्जी के लिए हमें कोई ऐसा बायोलॉजिकल मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको हम फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज कर पाएंगे। तो ये था एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि ख़त्म कैसे होंगे। रिन्यूएबल हमने देखा जिसको हम किसी न किसी मेथड से दोबारा से रिन्यू कर पाएंगे। इसमें नेक्स्ट टाइप आएगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिसको हम किसी भी मेथड की हेल्प से रिन्यू नहीं कर पाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये इसमें बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, एक बार यदि ये ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा बनाने में लाखों हजारों साल लग जाएंगे, और ये एक ह्यूमन लाइफ स्पेन से बहुत ज़्यादा होता है।
तो इनको दोबारा से रिन्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि जब तक लाइफ जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि थाउजेंड्स या फिर लैक्स ऑफ ईयर्स में ये दोबारा से बनते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोबारा से इनको रीजनरेट करना। इसमें आ जाएंगे आपकी मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, इनके बनाने में ही मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, कुछ रिसोर्स होते हैं मेटल जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, एक से दोबारा उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भी ये इनमें आ जाएंगे। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल एंड कैन एग्जॉस्टेड विद देयर यूज, यानी कि मेटल्स हैं, इनको हम एक बार हो गया, जैसे हम कोई भी गोल्ड हम खरीदते हैं, हमने रिंग बनाया, फिर हम चेन बनवा सकते हैं, वहाँ से हम कुछ और में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, तो ये तो रिसाइकल है, इसमें हम चेंज करते रहेंगे, इनके फॉर्म को चेंज करते रहेंगे तो वो यूज होता रहेगा। जबकि कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा उनको नहीं यूज कर पाएंगे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, वो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो ही गया, उसको हम गोल्ड की तरह या सिल्वर की तरह रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, तो इसमें फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं वो रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट बी रिसाइकिल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर टाइम, और टाइम के साथ वो एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे हम अगेन रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे, फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल हो जाएगा और फोर्थ इंटरनेशनल। यानी कि ओनरशिप का मतलब पोजीशन होता है, उनका पोजीशन किसके पास है, क्या आम इंसान के पास उनका पोजीशन है या फिर किसी कम्युनिटी के पास है, किसी देश के पास है, इस हिसाब से हम रिसोर्स को कैटेगराइज करते हैं। तो हम फर्स्ट टाइप से हम चलेंगे, रिसोर्स का ओनरशिप या पोजीशन किसके पास है, तो फर्स्ट इज द इंडिविजुअल, कोई भी चीज़ हमारी खुद की होती है उसको हम इंडिविजुअल में रखेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, ये या तो मतलब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले कि हमारा खुद का घर होता है, खुद की गाड़ी होती है, खुद का मोबाइल फ़ोन होता है, तो जितनी भी चीज़ें हमारी खुद की प्राइवेट होती हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएंगे, जिसके ऊपर किसी और का राइट नहीं होता है, हमारी खुद की होती है या हमारी फैमिली की होती हैं, तो इस टाइप के रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue। जैसे हम लैंड का एग्जांपल लेके, हमारा घर है, हमारी ज़मीन है जो सरकार ने हमको दी थी, तो इस टाइप से ये लैंड हमारी इंडिविजुअल रिसोर्स में आ जाएगा, जिसमें हर साल हम उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं और वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, हमारी इंडिविजुअल है। इन विलेज देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस। ऐसे नहीं है सबके पास ज़मीन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है यानी कि लैंड का ओनरशिप होता है, जबकि वहाँ पे ऐसे फैमिली भी होती है जिनके पास लैंड का ओनरशिप नहीं होता है यानी कि लैंडलेस होते हैं, तो दोनों टाइप के लोग वहाँ पे मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का घर होता है, और आज के टाइम पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका खुद का घर भी नहीं होता, तो दोनों टाइप का होता है इंडिविजुअल रिसोर्स में। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टी। गांव में हमने देखा कि गांव में खुद के खेत होते हैं, जबकि यदि हम शहरों में आएंगे तो शहर वाले लोगों के पास खुद का घर होता है या प्लॉट्स होते हैं या कोई और बिल्डिंग होती है, कोई ऑफिस होता है, इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, तो सारे के सारे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स में आएंगे। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय इंडिविजुअल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लांटेशन है, आप प्लांटेशन करते होंगे, फार्मिंग करते होंगे, वो इंडिविजुअल में आ जाएगा, खुद के खेत में आप करोगे। पास्चर लैंड्स इसमें हो सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। पॉन्ड्स होएगा, इंडिविजुअल में आ जाएगा। कोई कुआं है, हमने घर में कुआं खुदवा रखा है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स में आ जाएगा, तो ये इंडिविजुअल है। नेक्स्ट इज़ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब हो जाएगा आपकी सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने मिलकर कुछ बनाया होगा, तो वो कम्युनिटी में आएगा। सो सेकंड ओनरशिप के बेस पे हम करेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि
जैसे हमारा खुद का घर है तो उसमें हम सिर्फ खुद ही जा सकते हैं, खुद ही रहते, किसी और को हम मतलब आ सकते हैं, मिल सकता है, लेकिन वो उसका हो नहीं जाएगा। जबकि कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि उस सोसाइटी में वहाँ पे रहने वाले सारे के सारे लोग जो हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास, हमारे घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जिसमें सारी सोसाइटी के लोग जाते हों, कोई ऐसा पार्क हो सकता है, स्कूल हो सकता है। तो ऐसे जो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होते हैं उसको कम्युनिटी में रहने वाले सारे लोग जो है यूज करते हैं, एक्सेसिबल होता है। जैसे विलेज कॉमन्स होते हैं, कुछ ग्रेजिंग ग्राउंड्स, कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड होते हैं जहाँ पे कोई भी अपनी गाय भैंसे ले जा सकता है, या ऐसे पॉन्ड होते हैं जहाँ पे अपने एनिमल्स को पानी पिला सकते हैं। तो जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, ब्यूरल ग्राउंड होते हैं, अंतिम संस्कार जहाँ पे कराते क्रीमेशन, वो सारे के सारे कम्युनिटी के होते हैं, या कोई ऐसा पॉन्ड हो सकता है। अर्बन एरिया में होता है जैसे पब्लिक पार्क, हम पार्क में जाते खेलने तो वहाँ पे उस सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के सारे लोग वहाँ पे जाएंगे तो पब्लिक पार्क कम्युनिटी ओन्ड में आ जाएगा। पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, कम्युनिटी ओन्ड में आ जाएगा। प्लेग्राउंड्स कोई भी यूज इनको कर पाएगा। तो कम्युनिटी का मतलब होता है उस सोसाइटी में रहने वाले सारे लोगों के वो एक्सेसिबल होएगा। नेक्स्ट इज द नेशनल। नेशनल का मतलब हो जाएगा पूरी कंट्री। इंडिविजुअल में हमने देखा सिर्फ हम खुद आते हैं, कम्युनिटी हमारा पूरा मोहल्ला हो जाएगा, और नेशनल में हम देखेंगे हमारी पूरी कंट्री आ जाएगी। सो द नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। वैसे तो हम देखते हैं कि जितने भी रिसोर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारी कंट्री के होते हैं, हमारे नेशन के होते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। हमारा खुद की जो भी ज़मीन होती है उसको भी गवर्नमेंट कैसे भी करके एक्वायर कर सकती है, कभी भी एक्वायर कर सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारा खुद का घर है, हमने कहीं भी बना रखा है, कोई भी खेत है, कुछ भी है, गवर्नमेंट कभी भी उसको एक्वायर कर सकती है। इसलिए हमने देखा होगा कि कहीं से भी कभी भी कोई रोड बनाना है, कोई रेलवे लाइन बिछानी है, तो चाहे किसी का खेत हो, किसी का घर हो, वो उसको बेचना ही पड़ता है। जो जितने भी रिसोर्स होते हैं एक कंट्री की बाउंड्री में, वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्स होते हैं, लीगल राइट होता है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। हमने अभी भी एग्जांपल लिया था कि कभी कोई रोड बनाना है, नहर बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, तो चाहे किसी का कोई भी प्राइवेट प्लॉट है, खेत है, घर है, सब जो है सरकार को देना पड़ेगा, सरकार बदले में लोगों को पैसे देगी। जैसे रोड्स हो जाएगा, नेशनल में है, ये सारी कंस्ट्रक्शन वर्क जब करे जाते हैं तो इसमें सरकार किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। इस लैंड को एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटीज़ को भेजती है, जो आगे चल के उस ज़मीन को एक्वायर करेंगे। नेशनल रिसोर्सेज में ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। हमारी बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज आएंगे वो सारे के सारे हम कहेंगे कि हमारी सरकार के हाथ में है, वो उनको कैसे भी करके यूटिलाइज कर सकती है। तो मिनरल्स है, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट इसमें आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज, लैंड हो गया, इसमें ओशन एरिया है। ओशन एरिया में हमें बाउंड्री का ध्यान रखना पड़ेगा। ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो जाएगा 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स देर इन बिलोंग टू द नेशन। यानी कि हमारे इंडिया की जहाँ पे भी लैंड बाउंड्री ख़त्म होती है, उस लैंड बाउंड्री के बाद हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक ओशियन में भी हमारी जो है कंट्री उसके ऊपर काम कर सकती है। तो ओशियन के एरिया में लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा राइट होता है, यानी कि ओनरशिप होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स आपको ध्यान रखना है। सो नेशनल हमने देखा, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ इसको बोला जाता है। 200 किलोमीटर EEZ के बियॉन्ड जितने भी रिसोर्स होते हैं, जैसे ओपन ओशन है,
वो सारे के सारे इंटरनेशनल रिसोर्स में आएंगे और इंटरनेशनल अथॉरिटी उनको करेगी। No individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. International institutions की सहमति के बिना, उनकी कंसेंट के बिना कोई भी इंडिविजुअल इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता है, तो हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ये इंटरनेशनल हमने देखा। लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ उनका डेवलपमेंट कैसा है, क्या प्रेजेंट टाइम में हम उसको यूज करें या फ्यूचर टाइम में हम उसको यूज करेंगे। इसमें भी फिर हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं 4 टाइप्स से। फर्स्ट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बिन यूटिलाइज, यानी कि जो पाए तो जाते हैं लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं, ये आएंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज में। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें कि हम उन रिसोर्सेज को यूज कर पाए। ऐसे रिसोर्सेज को हम रखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज में, यानी कि फ्यूचर टाइम में हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे हम इसका सोलर एनर्जी का एग्जांपल लें कि पहले सोलर पैनल नहीं होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से अब थोड़ा बहुत यूज होना शुरू हुआ है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा इनका यूज बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कोई भी बच्चा होता है उसमें ब्रेन होता है लेकिन वो अपने उस ब्रेन को यूटिलाइज नहीं करता है, तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल है लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएगा जो किसी रीजन में पाए जाते हैं लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, फ्यूचर टाइम में उनका हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आए और उसको हम यूज कर पाएं। एग्जाम्पल जैसे बताया गया है कि राजस्थान और गुजरात में जो है वो विंड और सोलर एनर्जी के जो है ज़्यादा रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा गर्मी हम देखते हैं कि राजस्थान में होती है। कोस्टल एरिया राजस्थान और गुजरात है तो वहाँ पे विंड बहुत तेज़ी से चलती है, तो दोनों में विंड और सोलर एनर्जी के रिसोर्स है, लेकिन अभी भी वहाँ से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का वो नहीं हो पा रहा है, यानी कि बहुत कम परसेंटेज हो पा रहा है। आने वाले टाइम में और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएगा तो और प्रॉपरली उनका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो ये हम रखेंगे राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएगा, यानी कि पोटेंशियल प्रेजेंट में नहीं यूज कर रहे हैं, फ्यूचर वाले टाइम में हम इसको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है डेवलप रिसोर्सेज। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में ही सेकंड हो जाएगा डेवलप रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, कैसी क्वालिटी के हैं, कैसे क्वांटिटी के हैं, प्रॉपर जिनका यूटिलाइजेशन हम कर पा रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, यानी कि हमें उनकी क्वालिटी पता है, क्वांटिटी पता है, लेकिन उनका यूज जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो फिजिबल है या फिर फिजिबल नहीं है, तो वो डेवलप में आ जाएंगे। यानी कि डेवलप का मतलब क्या है, उनके प्रॉपर उनके बारे में हमें पता है कि कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से फिजिबल है या नहीं वो बात की बात है। नेक्स्ट इज द स्टॉक रिसोर्सेज। मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। लेकिन हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, एक्सेस में पड़ा हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की हेल्प से, टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो स्टॉक में ही है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings don't have the appropriate technology to assess these are included among stock। वो हमारी नीड्स को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टॉक है बस स्टॉक में ही है।
For example, water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy, but we don't have the required technical know how to use them for this purpose. जैसे हमें पता है कि जो वाटर है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो गैसों से मिलकर बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे बनाना है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है. हमारे पास हाइड्रोजन भी है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो एक प्रोसेस हमें पता करना चाहिए कि बनेगा कैसे वो हमारे पास नहीं है, तो वो स्टॉक में ही रहेगा. यानी कि यदि हमें पता चल जाए तो हम बहुत ज़्यादा रीजनरेट कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं यूज कर पा रहे. तो ऐसे स्टॉक रिसोर्सेज में आ जाएगा. वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, तो हम इसको स्टॉक रिसोर्सेज में कंसिडर करेंगे. तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में लास्ट हमारा आएगा रिजर्व रिसोर्सेज. Reserve are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. यानी कि रिजर्व जो है हमारे स्टॉक का ही एक सबसेट है, स्टॉक में ही आता है. यानी कि हम इसको which can be put into use with the help of existing टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बिन स्टार्टेड. यानी कि आज के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है उसको स्टार्ट नहीं किया है, तो ये स्टॉक में ही आएगा. यानी कि इनके लिए हमारे पास थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इनको यूज कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये रिजर्व रिसोर्सेज में आ जाएगा. दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट. हमने बस इनको रख रखा है कि आने वाले टाइम में हम इनको यूज करेंगे, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करने के लिए हमने इसको रख रखा है. इसका एग्जांपल हो जाएगा रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट. हमें पता है कि जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहते हुए पानी से हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यानी कि 0.1% ही यूज कर पा रहे. इतनी सारी रिवर्स है, इतने ज़्यादा हमने डैम बना रखे, लेकिन जब पानी से बिजली बनाने की बात आती है तो हम बनाते नहीं. हमें ये लगता है कि जब हम कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पानी से आने वाली जनरेशन जो है वो बना लेंगे, हम उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं, हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत हम उसको यूज भी करें, लेकिन एक जो वाइड स्केल पे उसको यूज करना चाहिए ऐसा हम नहीं कर पा रहे. तो ये वाला इसमें हो जाएगा. तो ये इसका कैटेगराइजेशन था. दस द वाटर इन द डैम. तो रिजर्व रिसोर्स में हम क्या देखेंगे, जैसे डैम्स के अंदर जो पानी रखा हुआ है वो फॉरेस्ट है, इट इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर. यानी कि हमने आने वाली जनरेशन के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी कि आने वाले बच्चे जो आएंगे वो ऐसी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करेंगे, या फिर वो खुद ही पानी से बिजली बनाएंगे या ये सब यूज करेंगे. हमने जस्ट इसको रिजर्व में रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे. ऑन वट बेसिस कैन वी क्लासीफाई द रिसोर्सेज. तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, रिसोर्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने देख लिया, बायोटिक एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे हमने देखा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल. ओनरशिप के बेस पे हमने 4 टाइप्स देखा, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड द रिजर्व. तो ये अभी जितना हमने इसमें डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर लिख सकते हो कि कैसे कैसे हम रिसोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. एक्सप्लेन रिसोर्स ऑन द स्टेट ऑफ देयर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये हम कर चुके हैं. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. तो हम कह रहे हैं कि रिसोर्स जो है हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी तो है ही है, साथ के साथ हम एक क्वालिटी लाइफ जो है वो जी पाए, एक लग्जूरियस लाइफ या एक कंफर्टेबल लाइफ हम जो है इंजॉय कर पाए, उसके लिए भी रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे. इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ऐसा माना जाता है कि रिसोर्स जैसे वाटर है, सॉइल है, ये सारे के साथ सन एनर्जी है, ये हमें गॉड गिफ्टेड है या नेचर ने हमें गिफ्ट करके दी है. As a result, human being use them indiscriminately and this is led to the following major problem. कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिली होती है तो हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लगातार हम उसका ओवर यूज करने लग जाते हैं और हम उसको तहस नहस करके रख देते हैं.
गॉड गिफ्टेड या नेचर गिफ्टेड रिसोर्सेज के साथ भी हमने यही किया कि हमने उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया कि अब उनकी वजह से हमें मेजर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। हम रिसोर्सेज को कुछ लोगों की ज़रूरतों के लिए पूरा कर पा रहे, जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने पेड़ पौधों को काट देते हैं, आग लगा देते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें थोड़ी सी और ज़मीन मिल पाए, हम इसके ऊपर थोड़े और ऑफिस बना दें और बिल्डिंग्स बना दें, जबकि हम अपने एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम इतना पोल्यूशन छोड़ के जाएंगे, उसका आउटकम क्या होगा उसको बिना सोचे समझे हम जस्ट उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो ग्रीड की वजह से हम रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं। accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, haves and have nots, या फिर हम कह सकते हैं रिच और पुअर। आज के टाइम पे भी सोसाइटी जो है वो टू टाइप से बटी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ लोगों के हाथों में है, एक्यूमुलेटेड है, जिसकी वजह से एक तरफ हम देख पा रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े घर हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना खुद का मकान भी नहीं है, वो या तो फुटपाथ पे सोते हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। यानी कि रिसोर्सेज का कुछ हाथों में कंसंट्रेशन होने की वजह से हमारी सोसाइटी में हमें दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, रिच और पुअर। रिचों के इतने बड़े मकान है, एक की पूरी बिल्डिंग उनकी खुद की है, मल्टीपल रूम्स हैं, बल्कि एक तरफ गरीब है जिनके पास अपना खुद का एक सिंगल रूम भी नहीं है, जो बिना छत के, उनके सिर पे छत नहीं है। तो सोसाइटी में डिवीजन हमें दिखाई देगा। Indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis such as resources का exploitation करने की वजह से हमें global warming जैसे जो है प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। ग्लोबल वार्मिंग जिसमें हम देखते हैं कि हर साल जो है गर्मी में हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अर्थ में जो है वो हीट बहुत ज़्यादा रह जाती है, जिसकी वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा और हर साल ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कोस्टल पॉल्यूशन हो गया, या ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आई हैं। लैंड डिग्रेडेशन हमें दिखाई देता है, ये रिसोर्स का ओवर यूज करने की वजह से आया, उनके एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आया है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हमें दोबारा से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और इनको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि अब हैव और हैव नॉट वाला कंसेप्ट ना हो, सबके साथ इक्वलिटी और सबको एक क्वालिटी लाइफ मिल सके, यानी कि सबका अपना खुद का घर हो, सब रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाए, तभी हम जो है इक्वलिटी वाले कंसेप्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। If the present trend of resources depletion by a few individual and countries continue, the future of our planet is in danger. यदि ऐसे ही चलता रहा, कुछ कंट्रीज या कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्स रहे और वो इनको लगातार एक्सप्लॉइट करते रहे, तो हमारी कंट्री आने वाले टाइम में सिर्फ कंट्री नहीं, हमारा पूरा जो प्लेनेट है अर्थ, वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेंजर में चला जाएगा। आने वाली जनरेशन्स यहाँ पे इतने पॉल्यूशन में, इतने एक्सप्लॉइटेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हमें ही फेस करना पड़ेगा। देयरफॉर रिसोर्स ऑफ प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसलिए हमें दोबारा से प्लान करना चाहिए कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए सारी कंट्री एक साथ भी आते हैं कि कैसे हम अर्थ को बचा के रख सकते हैं। तो रिसोर्स की बेटर प्लानिंग की डिमांड करते हैं ये चीज़ें। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमें काम करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। यानी कि ये कहता है कि हम इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए जितना यूज कर सकते हैं
प्रॉपरली उसको यूज करना चाहिए। ये कभी भी हमारे लालच के लिए नहीं बना हुआ है, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें यूज करना चाहिए। एंड डेवलप इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, और हमें आने वाली जनरेशंस को भी साथ लेके सोचना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमारी आज के प्रेजेंट की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, साथ के साथ हम अपने आने वाली जनरेशंस के लिए भी ये जो गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज हैं इनको प्रॉपरली छोड़ के जाएँ, ताकि वो भी आने वाले टाइम में उनको यूज कर पाएँ। तो प्रेजेंट की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें, इसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा लास्ट क्वेश्चन, वट प्रॉब्लम्स आर कोज ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को यदि हम गलत तरीके से यूज करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, ये अभी हमें डिस्कस किया है कि डिप्लीशन होने की वजह से क्या होता है, सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।